हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन और बिफोर यूएससी। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रत्नेश कुमार गिरी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग केबीसी फॉर्मेट में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो है ना, त्योहारों का सीज़न आ गया है। त्योहार एग्ज़ाम्स के आप सभी के, चाहे आप स्कूल्स में हो, कॉलेज में हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, हर लेवल पे अभी अभी आप देखोगे कि अगले 2 महीने सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम्स चलने वाला है। चाहे आपके प्री बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो, चाहे आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, चाहे आपके स्कूलिंग के मंथली और क्वार्टरली जो भी इस तरह के होते हैं वो हैं। तो इन सभी एग्ज़ाम्स में आपको अपनी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी रखनी है। क्योंकि ये जो नया साल है दोस्तों, आपके लिए नई उम्मीद और नई उमंग लेकर के आया है। और यहाँ पर अब आप देखोगे कि ख़ास तौर पे जो कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पर आपके घिसे-पिटे सवाल सब नहीं आ रहे हैं। अब उसमें थोड़े से चेंजेज़ के साथ सवाल आ रहे हैं और करंट अफ़ेयर भी थोड़े हट के आ रहे हैं। तो इसलिए क्विज़ के माध्यम से आपको ये करवाया जा रहा है, ताकि आप उस चीज़ को खुद से करो, तो आपके अंदर एक बेहतर समझ बनेगी और साथ ही साथ एक कॉन्फिडेंस जगेगा। वरना वन लाइनर करके भी आप भूल जाओगे। और इस वीडियो को भी समय-समय पे आपको वापस आके देखना पड़ेगा, ताकि आप इसको याद रख सको लंबे समय तक। चलिए, तो इस वीडियो में भी पिछले 4 एपिसोड्स की तरह 4 एपिसोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको भी देखिएगा। और पिछले 4 एपिसोड की तरह फिर से वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइए, क्योंकि पढ़ने की ना तो कोई उम्र है और ना ही कोई सीमा है। आप किसी भी उम्र में किसी भी हद तक पढ़ सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जब आप कमेंट सेक्शन में जवाब जो है बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक देते जाएँगे। लोग वीडियोज़ तो देख रहे हैं, लेकिन जो सवाल्स होते हैं उसके जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं जगेगा। आप आंसर देख लोगे तो वो अलग बात हो जाती है। तो जवाब देते जाइए, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा जो एडिशनल सवाल पूछे जाते हैं उसके भी जवाब कोशिश कीजिए देने के। गलत होगा कोई बात नहीं, लेकिन सीखिए। चलिए, स्टार्ट करते हैं इतने बोल बच्चन के बाद। नया साल, नया जुनून, नई उमंग के साथ। तो और ये बिफोर यूपीएससी चैनल अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करो भाई, मेहनत काफ़ी लगती है। चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल आपका करंट अफेयर से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर एपिसोड्स में अलग-अलग चीज़ों की वेरिएशंस होती हैं। तो पहला सवाल है कि जब हम लोग 1 जनवरी को अलग-अलग तरह के पार्टी पिकनिक मनाने में बिजी थे, हमारी जो इसरो है, भारत की अंतरिक्ष प्रक्षेपण एजेंसी, जिसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, तो उसने 1 जनवरी 2024 को एक उपग्रह लॉन्च किया है। इस उपग्रह की विशेषता मैं आपको बता दूं कि ये अंतरिक्ष के गहरे राज को खोजेगा, यानी ये अंतरिक्ष के ब्लैक होल्स, पल्सर स्टार और इस तरह की जो चीज़ें हैं, उसको यानी एक्सप्लोरेशन का काम करेगा, अन्वेषण खोज का काम करेगा। तो आपको बताना कि इन चारों में से वो कौन सा सैटेलाइट है जो 1 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ है। आपके ऑप्शन है एक्सपोसैट, जीसैट, व्योममित्र और आईआरएनएसएस। तो 1 जनवरी 2024 इस नए वर्ष में इसरो का पहला सैटेलाइट कौन सा था? जल्दी से अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देते जाइए। उम्मीद है आपने अपने जवाब दर्ज कर दिए होंगे। समय को समाप्त करते हुए आंसर की तरफ बढ़ेंगे बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक। समय समाप्त होता है दोस्तों और आंसर की तरफ बढ़ते हैं, और आपका आंसर है इसका एक्सपोसैट। एक्सपोसैट जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ये इसरो ने 1 जनवरी 2024 को अपने जो हॉर्स पावर हॉर्स जो उसका रॉकेट है पीएसएलवी के जरिए इसको लॉन्च किया। और इसकी काम मैंने आपको बता दिया कि ये अंतरिक्ष में जो गहरे राज हैं, जैसे तारों का निर्माण, ब्लैक होल, तारों की मृत्यु के बाद उनके जीवन का क्या होता है, और इस तरह के ब्रह्मांड के जो अनसुलझे रहस्य हैं उसको ये खोजने का काम करता है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और ये अगला सवाल है आपका 1000 के सांकेतिक रुपयों के लिए। सवाल है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज गुड फॉर गम्स। इसमें से कौन सा जो विटामिन है वो हमारे मसूड़ों के लिए, मुंह में जो मसूड़े होते हैं जिससे आपके दांत लगे होते हैं, तो इनमें से कौन सा विटामिन आपके मसूड़ों के लिए अच्छे होते हैं, मसूड़ों के लिए जरूरी होते हैं? सिंपल है बट अच्छी क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। दांत के मसूड़ों के लिए, दांतों के लिए नहीं पूछा जा रहा, यानी जो मसूड़े हैं, गम्स हैं, उनके लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से जवाब दीजिए अपने, और बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक। और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का भी काम करें, और लाइक शेयर्स भी करते चलें। चलिए टाइम को ख़त्म करते हैं और आंसर की तरफ बढ़ते हैं।
और आपके आंसर्स हैं दोस्तों विटामिन सी। आपको पता होगा कि विटामिन सी जो है वो हमारे दाँत के मसूड़ों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाया जाता है और इस विटामिन सी जो है, ये आपको खट्टे पदार्थों में आम तौर पे जो खट्टे पदार्थ हैं, वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा और एक नियंत्रित मात्रा में, बहुत ज़्यादा खट्टे पदार्थ भी आपको नहीं खाने चाहिए, लेकिन हाँ, बिल्कुल आपको खट्टे पदार्थ अगर आप नहीं खाएँगे तो आपको ये मसूड़ों से ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाएगी और आपके मुँह से एक स्मेल्स भी आना शुरू हो जाता है। तो समटाइम्स आपको कभी-कभी कुछ अच्छी जो खट्टे पदार्थ हैं, संतरा, आंवला, इस तरह की चीज़ों को खाना चाहिए। आप कल हो के ये इमली और इस तरह की चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें। खट्टे ज़रूर होते हैं बट उसमें फ़ायदेमंद चीज़ें काफ़ी कम होती हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल है आपका 2000 के सांकेतिक रुपयों के लिए और ये ज्योग्राफी के वायुमंडल से जुड़ा हुआ सवाल है। सवाल सिंपल है कि एटमॉस्फेरिक इवेंट इवेंट आर हैपनिंग इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी जो मौसमी घटनाएं हैं, जो हमारा वर्षा होता है, कभी बादल आता है, कभी तूफान आता है, तो ये सारी जो घटनाएं हैं वायुमंडल के किस परत में होती है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो मौसमी घटनाएं हैं, अलग अलग मौसम में बदलना, हवाओं का चलना, तूफान आना, बारिश का होना, ये सब जो है वायुमंडल के किस लेयर में होती है। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताते चले कि वायुमंडल में कितनी परत होती है। आपके फिलहाल इस सवाल का जो मौसमी घटनाएं वाले सवाल है, इसका जो ऑप्शन है वो है ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, आयनोस्फेयर यानी आयन मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल और एक्सोस्फेयर यानी बहिर्मंडल या बाह्य मंडल आप इसको बोल सकते हो। फिर से मैं बोल दूं कि मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में होती है। ऑप्शन ए ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी आयनोस्फेयर यानी आयन मंडल, ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल और ऑप्शन डी एक्सोस्फेयर यानी बाह्य मंडल बहिर्मंडल। जल्दी से अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दर्ज कीजिए। समय को मैं समाप्त कर रहा हूँ और आंसर की तरफ चलते हैं और आपका जो आंसर है वो है आपका ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल एक वायुमंडल की सबसे निचली परत है जो हमारे बिल्कुल पास है, जो पृथ्वी की सतह के बिल्कुल पास है और इसी मंडल में हम लोग रहते भी हैं। इसी मंडल में आपको जितने भी पहाड़, नदियाँ, झील, पठार, इन सब चीज़ देखने को मिल जाएगा। मौसमी घटनाएं भी आपको इसी मंडल में होती है और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखिएगा कि जो क्षोभ मंडल है, इसमें इसकी ऊंचाई हर जगह एक जैसी नहीं होती। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई कम होती है और आपकी ध्रुव की तरफ जब आप जाओगे तो इसकी ऊंचाई आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पे कम पाई जाती है और जब आप ध्रुव की तरफ बढ़ोगे, ठंडे प्रदेश की तरफ, तो वहाँ आपको ज़्यादा पाई जाएगी। इसके अलावा जो है आयनोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है और एक्सोस्फेयर है। इसके बारे में मैं विशेषता बता दूं कि आयनोस्फेयर में बहुत सारे आयन पाए जाते हैं, जिसके कारण आपके जो सिग्नल्स हैं, मोबाइल सिग्नल्स और रेडियो सिग्नल्स इसी मंडल से वापस आते हैं। तो ये सवाल भी बनता है कि किस परत से आपका जो है रेडियो सिग्नल्स परावर्तित होकर वापस आता है, तो वो होगा आयन मंडल, आयनोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर ये आपका स्ट्रेट यानी समताप है, तापमान लगभग इक्वल होता है, लगभग माइनस में 30-32 के आसपास होता है और इसमें जो भी आपकी जहाज जेट हैं वो इसी मंडल में उड़ते हैं। इसी मंडल में आपको ओजोन परत भी देखने को मिलेगा जो आपकी सूरज से आने वाली खतरनाक रोशनी को, पराबैंगनी किरणें को रोकने का काम करता है। जो एक्सोस्फीयर है ये बिल्कुल वायुमंडल का बाहरी परत है और इसमें आमतौर पे आपको उपग्रह देखने को मिलेंगे, वो भी हाई एल्टीट्यूड उपग्रह। आपकी लो वाले तो आयन आयन वाले में ही आ जाते हैं, इसमें जो बड़े बड़े उपग्रह हैं वो देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो अपनी प्रतिक्रिया और अपने जवाब और अपनी प्यार जरूर लौटाते चलें। चलिए 3500 सांकेतिक रुपए के लिए आपके सवाल ये हैं और ये फिर से विज्ञान का एक सवाल है, साइंस का, बायोलॉजी का और सिंपल है बट फैक्चुअल है कि द ग्रीन प्लांट कैप्चर हाउ मच ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू द फूड एनर्जी। अब देखो सूरज जो है पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो सूरज है। सूरज की रोशनी ही सबसे बड़ी ऊर्जा देती है इस पूरे पृथ्वी को। तो बोल रहा है कि ये जो हरे पौधे हैं, ग्रीन प्लांट है, ये सूरज की कितनी प्रतिशत ऊर्जा को जो है अवशोषित करते हैं और उसको जो है फूड एनर्जी में यानी खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कितनी प्रतिशत, सूरज की रोशनी का कितना प्रतिशत ये ग्रहण करके उसको खाद्य ऊर्जा में बदल देते हैं। हरे पौधे, आपको पता होगा हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। आपके ऑप्शन है 25% यानी 25%, ऑप्शन बी 1%, ऑप्शन सी 50% और ऑप्शन डी 10%। आप अपने जवाब जल्दी से कमेंट सेक्शन में देते जाएं। द ग्रीन प्लांट कैप्चर हाउ मच,
कितने प्रतिशत सूरज की रोशनी को यानी सौर ऊर्जा को हरे पौधे अपनी खाद्य ऊर्जा में बदल देते हैं? चलिए समय को समाप्त करते हैं और जल्दी से आप अपने जवाब देते चले। चलिए आंसर की तरफ बढ़ता हूँ और आपके आंसर जो है वो है आपका, यहाँ पर देख लो 1% आएगा आपका जो सही जवाब है। सिर्फ 1%। सूरज से जितनी भी रोशनी हमारे इन हरे पौधे पे पड़ती है उसका मात्र 1% ऊर्जा जो है ये हरे पौधे खाद्य ऊर्जा के रूप में बदल पाते हैं। तो सही जवाब होगा 1%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जवाब जो है जल्दी से कमेंट सेक्शन में देते जाइएगा बिल्कुल ईमानदारी से। फिर से बायोलॉजी का और एक सिंपल सा सवाल है कि आपका जो थर्ड मोलर टीथ है, पिछले वीडियोस में मैंने आपसे डेंटल फार्मूला पूछा है, दांत सूत्र पूछा है, वहां पर मैंने आपको दांतों के प्रकार बताए थे कि 4 तरह के दांत होते हैं। आपका इंसीजर होता है, केनाइन होता है, मोलर होता है, प्रीमोलर होता है, यानी कृंतक, रद्नक, अगर चबर्नक और चबर्नक। तो इसमें जो आपका चबर्नक है, जो लास्ट वाला जो आपके 2 1 2 3 में जो लास्ट का 3 है, उसका जो तीसरा दांत है यानी आपके मुंह का सबसे आखिरी दांत, ये जो है और किस नाम से जाना जाता है? ये आमतौर पे आपको 15-16 साल की उम्र के बाद देखने को मिलेगा। तो ये जो थर्ड मोलर टीथ है, आपका सबसे आखिरी का दांत जो 4 दांत है, नीचे दोनों साइड और ऊपर के दोनों साइड, ये लगभग 15-16 वर्ष की उम्र के बाद आते हैं। तो बोलता है कि जो थर्ड मोलर टीथ है वो और किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है हेल्दी टीथ यानी स्वस्थ दांत, ऑप्शन बी क्लोव टीथ, ऑप्शन सी किंगडम टीथ और ऑप्शन डी विजडम टीथ यानी अकल का दांत। तो आप याद रखिएगा, इन सब में अपने जवाब को दर्ज कीजिए कि वो जो आपका लास्ट का जो मोलर है तीसरा, उसको और किस नाम से जानते हैं? हेल्दी टीथ, क्लोव टीथ, विजडम टीथ और सॉरी किंगडम टीथ और विजडम टीथ यानी स्वस्थ दांत, क्लोव दांत, आपके किंगडम दांत और अकल का दांत। जल्दी से बताते जाएं। समय को समाप्त कर रहा हूँ मैं और आंसर की तरफ बढ़ते हैं और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विजडम टीथ। जो आपका सबसे लास्ट का जो दांत है वो आपके लगभग 15-16 वर्ष की उम्र के बाद आता है और तब तक आपको ऐसे माना जाता है कि थोड़े थोड़े आप समझदार हो जाते हैं। इसीलिए ये जो आखिरी दांत है इसको बोलते हैं अकल का दांत यानी विजडम टीथ। चलिए सेशन अच्छा लग रहा हो तो शेयर करते जाएं और लाइक वगैरह करते जाएंगे, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी अपने प्यार और जवाब दोनों देते जाएंगे बिल्कुल ईमानदारी से। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं और अगला सवाल है आपका 10,000 के सांकेतिक रुपयों के लिए। एक राज्य के बारे में पूछ रहा है आपसे और उसकी उस राज्य की एक कुछ खासियत दे रहा है। ये बिल्कुल एक मज़ेदार चीज़ होती है कि जहाँ पर आपको कुछ क्लू दिया जाता है, उस क्लू के सहारे आपको इस सवाल के जवाब ढूंढना है। और आपको पहला संकेत है इस चीज़ का, पहला क्लूज है, हिंट है कि इट हैज़ थर्ड मोस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी ये जो राज्य है ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा ज़्यादा आबादी वाला राज्य है। यानी इससे ज़्यादा आबादी पूरे भारत में सिर्फ 2 राज्यों की है। फिर आपके दूसरे हिंट है कि दिस इज नोन लैंड फॉर ऑरिजिन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, यानी ये जो राज्य है इसी राज्य में आपको बौद्ध और जैन धर्म का उदय देखने को मिलेगा। यहीं से बौद्ध और जैन धर्म की शुरुआत हुई है। आपका दूसरा हिंट था ये। और तीसरा हिंट है कि इट हैज़ द इंडियाज फर्स्ट किंगडम, यानी भारत का जो पहला साम्राज्य है वो इसी राज्य की धरती पे यानी यहीं स्थापित हुआ। तो 3 हिंट है। पहला कि इस राज्य की जिसके बारे में आपको बताना है उस राज्य की आबादी पूरे भारत में तीसरे नंबर पे है। दूसरा यहीं से जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ और तीसरा यहीं पे भारत की पहले राजवंश की स्थापना हुई। आपके ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। जल्दी से अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देते जाएं कि कौन सा वो राज्य है जहां पर ये तीनों के तीनों विशेषताएं हैं। तीसरा सबसे ज्यादा आबादी, बौद्ध और जैन धर्म का उदय और भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। समय को समाप्त कर रहा हूं मैं दोस्तों और जल्दी से आंसर की तरफ चलते हैं। और आपका जो जवाब होगा वो होगा अपना बिहार। बिहार राज्य वो है दोस्तों जहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि अ, ये सभी की सभी खूबियां विद्यमान हैं। ये भारत का तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है। इससे ज़्यादा आबादी भारत में सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर आप देखो तो बोध गया में भगवान महाबुद्ध को यानी बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और जो आपकी महावीर हैं उनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई और दोनों का जो लगभग कार्य क्षेत्र कर्म भूमि है वो बिहार रहा है।
तो इसलिए, और यहाँ पर भारत के पहले राजवंश, चाहे आप वंश बोलो या राजवंश, दोनों यहीं पर स्थापित हुए। पहला वंश भी हर्यक वंश जो था या बृहद्रथ वंश, वो इधर ही आया। और पहला जो राजवंश है, साम्राज्य है मौर्य और नंदों का, वो भी यहीं पर स्थापित हुआ था। तो बिहार इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और आपका अगला सवाल ये रहा। ये आपका पॉलिटी का सवाल है, सिविक्स का कह सकते हो, कि विथ इफेक्ट ऑफ विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा पार्लियामेंट कैन चेंज इन बाउंड्री ऑफ ए स्टेट, यानी संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जो संसद है वो किसी भी राज्य की सीमा नाम में बदलाव कर सकता है, यानी बिना उस राज्य की परमिशन से उस राज्य का कोई रोल नहीं होता। तो बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद जो है उस राज्य की सीमा में और उस राज्य के नाम में बदलाव कर सकता है। तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3 यानी आर्टिकल 1, आर्टिकल 3, आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 4। इन चारों में से वो कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल है, जिसके द्वारा आपका संसद जो है, याद रखिएगा विधानसभा को पावर नहीं है, ये संसद को पावर है। तो संसद जो है उस राज्य की बाउंड्री को चेंज कर सकता है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में आपका जो जम्मू कश्मीर है उसको रीऑर्गेनाइज किया गया। पहले वो राज्य था, अभी उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, ये संसद ने किया। उसके अलावा अभी आपने देखा होगा कि दमन दीप और दादर नगर हवेली को मिला दिया गया, ये भी संसद का पावर है। तो आपको बताना है किस अनुच्छेद के द्वारा ये किया जाता है। जल्दी से समय को मैं समाप्त कर रहा हूँ, आप अपने जवाब दीजिए। और आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा आपका अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के द्वारा, उसके पावर के द्वारा ही आपका संविधान जो है वो संसद जो है किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, उसको घटा सकता है, बढ़ा सकता है, उसके नाम को बदल सकता है। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 3। 25,000 के लिए आपका एक फिर से एक फिजिक्स का सवाल है, भौतिकी का, कि सिंपल सवाल है और बहुत बार पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, स्पष्ट दर्शन, किसी चीज को साफ साफ देखने के लिए कम से कम वह वस्तु आपसे कितनी दूरी पे रखी होनी चाहिए, यानी स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है। आपके ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इन चारों में कौन सा वह न्यूनतम दूरी है, कम से कम दूरी है, जहां पर आप किसी वस्तु को देख पाएंगे स्पष्ट। उससे अगर आप ज़्यादा पास करोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखना शुरू होगा। तो स्पष्ट देखने के लिए कम से कम वस्तु कितने दूरी पे होना जरूरी है। आपके ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 17 और 10 सेंटीमीटर। जल्दी से जवाब दीजिए और मैं समय को समाप्त करूंगा। उम्मीद है आपने अपने जवाब दर्ज कर दिए होंगे दोस्तों, और मैं अब समय को समाप्त करते हुए आंसर की तरफ बढ़ता हूँ। इसका सही जवाब होगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर वो न्यूनतम दूरी है जहां पर आप किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। अगर इससे कम दूरी पर अगर आप वस्तु को रखते हैं तो फिर आपको वह वस्तु धुंधली दिखाई देनी शुरू हो जाती है, यानी कम से कम उस वस्तु को साफ साफ देखने के लिए 25 सेंटीमीटर पे आपको उसको रखना पड़ेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सेशन को शेयर करते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते जाएं दोस्तों। फिर देखिए नॉट वाला एक सवाल है, नहीं वाला है, तो आप इसको ध्यान से देखना है। कभी कभी हम लोग सही ढूंढने चले जाते हैं हमेशा की तरह, लेकिन यहाँ नॉट इम्पॉर्टेंट है। बोला जा रहा है कि व्हाट, फिर से देखिए यहाँ पर हो ही रह गया है, व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट इंडियन मानसून, भारतीय मानसून के बारे में से इनमें से क्या सही नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कि मानसून, जो भारत में मानसून आता है उसके बारे में क्या सही नहीं है। आपके पहले ऑप्शन है हिट द लैंड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, यानी ये जो है भारतीय तट को, यानी भारत के जमीन को जून के पहले वीक में हिट करता है, यानी भारत जो है जून के पहले सप्ताह में प्रवेश करता है भारत में। दूसरा आपका ऑप्शन है कि फर्स्ट स्टेट ऑफ रेन इज तमिलनाडु, यानी भारत में सबसे पहले मानसून से जो वर्षा होती है वो तमिलनाडु में होती है। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है, दिशा है आने की, वो है साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम से। तो आपको बताना कि इन तीनों में से कौन सा जो सेंटेंस है, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो भारतीय मानसून के बारे में सही नहीं है।
कि यह पहला स्टेटमेंट है कि यह जून के पहले सप्ताह में भारत में प्रवेश करता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह सबसे पहले तमिलनाडु में वर्षा कराता है। तीसरा है कि यह भारत में दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करता है। अगर आपके हिसाब से ये तीनों सही है तो फिर आप नन ऑफ द एबव के साथ जाएंगे। अगर इनमें से कोई आपको गलत लग रहा है तो फिर आप उस जवाब के साथ जाएं। समय को समाप्त कर रहा हूं दोस्तों, और जल्दी से आप अपने जवाब दीजिए। यहाँ पर नन ऑफ द एबव नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा द फर्स्ट स्टेट ऑफ रेन इज तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे पहले वर्षा नहीं होती। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है इस समय यानी दिसंबर और जनवरी के महीने में होती है, जब मानसून लौटता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। सवाल पूछा जाता है कि तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में वर्षा किसके द्वारा कराई जाती है, तो रिटर्निंग मानसून, मानसून अभी वापस जा रहा है आपके हिंद महासागर में, तो इस समय तमिलनाडु में वर्षा होती है। जो सवाल पूछा था इंडियन मानसून का कि जब मानसून आती है तब सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है, तो ये ठीक है कि सबसे पहले जो है जून के पहले सप्ताह में आता है, लेकिन हाँ ये एक जनरल वे है। कभी कभी ये थोड़ा लेट भी होता है, जैसे पिछली बार 8 जून को प्रवेश किया था। वैसे जून के फर्स्ट वीक में ही ये एंटर करता है। और पहला जो राज्य है चूंकि दक्षिण पश्चिम दिशा से आ रहा है, ऐसे नीचे से, तो इस दिशा से आ रहा है, इधर से, तो इस दिशा से देखोगे अगर आप मैप को, तो सबसे पहला राज्य जो है वो तमिलनाडु नहीं, वो केरल है। तो सबसे पहले जो वर्षा होता है मानसून का वो होता है केरल में, ना कि तमिलनाडु में। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दिशा बिल्कुल सही है, दक्षिण पश्चिम मानसून ही होता है जिसके द्वारा भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है जून जुलाई के समय में। तो पहला स्टेट तमिलनाडु ना होकर के केरल होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 80,000 के सांकेतिक रुपयों के लिए आपका एक सवाल है। ये फिर से बायोलॉजी का एक सवाल है कि कलर ऑफ यूरिन इज येलो बिकॉज प्रेजेंस ऑफ, पेल येलो कलर का होता है, हल्का पीला कलर का। आप देखोगे मूत्र का जो कलर है, टॉयलेट का जो कलर है वो हल्का पीला होता है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये बिल्कुल सफ़ेद हो रहा है किसी व्यक्ति को, तो और रेगुलर हमेशा अगर वो सफ़ेद हो रहा है, तो मे बी एक डायबिटीज़ का लक्षण हो सकता है। तो यूरिन का जो कलर है वो पेल येलो यानी हल्का पीला होना चाहिए। तो बोल रहा है कि कलर ऑफ यूरिन इज येलो बिकॉज प्रेजेंस ऑफ, किसके कारण जो मूत्र है, जो टॉयलेट है, जिस उसका रंग हल्का पीला होता है। आपके ऑप्शन है यूरोक्रोम, दूसरा है यूरोपॉड, तीसरा है नेफ्रॉन और चौथा है यूरिया। इन चारों में से किसके कारण जो आपका मूत्र का जो रंग है वो हल्का पीला होता है? जल्दी से अपने जवाब आप कमेंट सेक्शन में दर्ज करें। चलिए समय को मैं समाप्त कर रहा हूँ, और इसका सही जवाब होगा दोस्तों, वो होगा आपका यूरोक्रोम। यूरोक्रोम आपका सही जवाब है, क्योंकि यूरोक्रोम के कारण ही जो मूत्र है उसका रंग जो है पीला होता है। और यूरोपॉड इस ऐसा कुछ है नहीं आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र का। नेफ्रॉन ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि नेफ्रॉन क्या होता है, तो नेफ्रॉन किडनी की इकाई है, यूनिट ऑफ किडनी है, और इसकी सहायता से ही जो आपकी किडनी है वो वर्क करती है। और यूरिया, यूरिया एक तो आप लोग खेतों में डालते हो, दूसरा जो हमारी खून है उसमें से फिल्टर होने के बाद जो एक अपशिष्ट पदार्थ है, बेकार चीज़ है, वो होता है यूरिया, जो हमारे पानी के साथ मूत्र मार्ग से एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकलता है। तो अगर आपसे कभी ये पूछे कि हमारा उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अपशिष्ट क्या है, तो फिर आप बताओगे यूरिया। फिलहाल रंग पूछा है तो रंग का सही जवाब होगा आपका यूरोक्रोम। और नेफ्रॉन याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है कि आपकी नेफ्रॉन क्या है, तो ये उत्सर्जन तंत्र की इकाई है, किडनी की इकाई है। और मुख्य अपशिष्ट क्या है हमारे शरीर का, तो वो है यूरिया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको एक सवाल में ही देखो, आपको उसको मैं जब डिटेल कर रहा हूँ तो कई सवाल आ जा रहे हैं, तो कहने को ये 15 जरूर है, बट इसमें आपके बहुत सारे सवाल यहाँ पर समाहित हो जाते हैं। 1 लाख के सांकेतिक रुपयों के लिए आपका सवाल ये रहा कि व्हाट इज द, हाँ, व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड। अभी तक आपने ओशियन देखा होगा, महासागरों के बारे में पढ़ा होगा कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आपको बताना है कि सबसे बड़ा सागर कौन सा है, महासागर की बात नहीं हो रही है, सबसे बड़ा सागर कौन सा है। आपके ऑप्शन है साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर, दूसरा ऑप्शन है आपका ईस्ट चाइना सी यानी पूर्वी चीन सागर, तीसरा है अरबियन सी यानी अरब सागर, और चौथा है आपका ब्लैक सी यानी काला सागर। इन चारों में दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है?
महासागर आपको पता ही होगा, प्रशांत तो है। तो आप जो है महासागरों के बारे में जानते हैं, प्रशांत, हिंद, अंटार्कटिक, अटलांटिक और आर्कटिक। ये 5 आपके महासागर हैं आज के टाइम में। आपको बताना ये है कि सागर, सबसे बड़ा सागर कौन-सा है? एक हमारे प्रिय स्टूडेंट भी हैं सागर जी, तो ये उनके बारे में ये बात हो रही है। तो साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, अरेबियन सी और ब्लैक सी, इन चारों में से कौन-सा वह सागर है जो दुनिया में सबसे बड़ा है? आपके सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर, जिसको लेके हमेशा विवाद भी होता है क्योंकि यहाँ पर चीन जो है अलग-अलग देशों की जो जलीय सीमा है उसको हड़प लेता है और बोलता है कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा है। फिलहाल ज्योग्राफी के हिसाब से देखोगे तो जो दुनिया में सबसे बड़ा सागर है वो है आपका दक्षिण चीन सागर, जो आपको देखने को मिल जाएगा चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, आपके फिलीपींस, इन क्षेत्रों में, ब्रुनई, आपके थाईलैंड, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये आपकी साउथ चाइना सी देखने को मिलता है। तो सही जवाब आपका साउथ चाइना सी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल है 3 लाख के सांकेतिक रुपयों के लिए। फिर से ज्योग्राफी का एक सवाल है और सिंपल ही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया? पता है तो सिंपल है, नहीं पता तो फिर तो टफ होगा ही, कि इनमें से कौन सा जो रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान के बारे में बोल रहा है। आमतौर पे हम लोग जो रेगिस्तान पढ़ते हैं वो गर्म गर्म मरुस्थल होता है, जैसे आप सहारा पढ़ते हो, अट्टामा पढ़ते हो, तो ये सब जो है ये आपके गर्म मरुस्थल है। इस बार बात हो रही है कि भारत में कौन सा ठंडा मरुस्थल है। मरुस्थल आप जानते हो कि वैसे कोई भी क्षेत्र है जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उगते, जहाँ पर जीवन जो है लगभग 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 नामुमकिन होता है। बिल्कुल नगण्य तो कहीं नहीं होता, इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं। हर रूप में कहीं ना कहीं विषाणु के रूप में, कहीं जीवाणु के रूप में जीवन है, लेकिन बिल्कुल कम है, मतलब आप समझो कि 1-2% है। तो बोल रहा है कि भारत में सबसे ठंडा जो मरुस्थल है वो कौन सा है? आपके ऑप्शन है धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, तवांग, जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, लद्दाख, जो कि लेह लद्दाख वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा, और थार, जो कि आपके राजस्थान वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इनमें से ठंडा मरुस्थल कौन सा है? जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए मैं समय को समाप्त कर रहा हूँ और जल्दी से आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों, वो होगा आपका, इसका सही जवाब है आपका लद्दाख। लेह लद्दाख का, सॉरी, लेह लद्दाख का जो एरिया है वो आपका ठंडा मरुस्थल है, क्योंकि ये जो है हिमालय और ट्रांस हिमालय, यानी हिमालय और हिमालय पार के जो पहाड़ हैं उनके बीच में पाया जाता है, जिसके कारण जो मानसूनी पवनें, जो इधर से मानसून जाती है वो हिमालय को पार नहीं कर पाती और इस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाता, जिसके कारण यहाँ पर आप देखोगे कि पेड़ पौधे और ऐसे जो अ, आपके जीव जंतु हैं बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलेंगे। धर्मशाला ये बहुत ही एक फेमस जगह है आपका हिमाचल प्रदेश का। जो दलाई लामा है, चीन ने जब तिब्बत पे कब्जा किया था तो वहाँ से तिब्बत वासी लोग भारत में शरण लिए थे। इसके कारण भी थोड़ा चीन हमसे चिढ़ा रहता है, थोड़ा क्या, मेन रीज़न यही है चिढ़ने का। खैर चिढ़ने दो। तो धर्मशाला ही वो जगह है जहाँ पर आपके दलाई लामा और उनके सारे अनुयायी रहते हैं। ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। बहुत खूबसूरत यहाँ पर एक क्रिकेट स्टेडियम भी आपको देखने को मिल जाता है। थार के बारे में आप जानते हो कि ये गर्म मरुस्थल है भारत का। और तवांग, तवांग अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, जिसको कभी-कभी चीन पागलपंती में बोलता है कि ये मेरा है, तो कह देने से कुछ होता नहीं है। तवांग के बारे में आपको एक चीज़ और बताऊँ कि ये दुनिया में सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है, दूसरे नंबर की। सबसे बड़ी मोनेस्ट्री आपकी देखने को मिलेगी आपकी तिब्बत की जो राजधानी थी ल्हासा, वहाँ पे। और उसके बाद तवांग जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, यानी बौद्ध मठ, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु लोग रहते हैं और अपने इष्ट बुद्ध भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो तवांग अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही अच्छी जगह है। अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो इन तीनों जगहों को, वैसे तो चारों जगह, थार की भी अपनी खूबसूरती है, तो इन जगहों पे आप घूमिए। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, अरुणाचल प्रदेश में तवांग और लेह लद्दाख में लद्दाख। ये रोड ट्रिप यहाँ पर बहुत होता है दोस्तों, बहुत सारे आपको बाइकर्स दिख जाएंगे। तो चलिए 5 लाख के सवालों के लिए बढ़ते हैं हम लोग और इतिहास का एक सवाल है। बहुत दिनों से, बहुत समय से इतिहास के सवाल बन नहीं रहे थे, तो एक सिंपल सवाल लेकर के आया हूँ। और सवाल ये है कि नवरत्न, वेयर द कोर्टियर ऑफ विच एम्परर, यानी किस राजा के दरबार में नवरत्न रहते थे? आप देखोगे तो इतिहास में नवरत्न, अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज,
ऐसे कुछ-कुछ दरबारी आपको नज़र आ जाएँगे, यानी किसी राजा के दरबार में नवरत्न हैं, किसी राजा के दरबार में आपको 8 महान उनके दरबारी हैं जिनको अष्टदिग्गज बोला जा रहा है। किसी राजा के दरबार में आपको बहुत ही फ़ेमस 8 लोग हैं जिनको अष्टप्रधान बोला जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें आपको इतिहास में पढ़ने को मिलेगी। फ़िलहाल यहाँ पर सवाल है कि नवरत्न वेयर द कोर्टियर ऑफ विच एम्परर, यानी किस राजा के दरबार में आपको नवरत्न देखने को मिलेंगे, 9 रत्न, 9 अलग-अलग क्षेत्रों के महारत हासिल किए जाने वाले, महारत रखने वाले लोग। तो आपके ऑप्शन है अशोक, अकबर, शिवाजी और कृष्णदेव राय। तो इन चारों में आपको बताना है कि किस राजा के दरबार में नवरत्न थे। समय को समाप्त करते हैं और आंसर की तरफ बढ़ते हैं और आंसर है आपका दोस्तों यहाँ पर अकबर। अकबर आपका वो सही जवाब है जहाँ पर आपको 9 रत्न देखने को मिलेंगे। अब आपको हो सके तो इन 9 रत्नों के नाम आप बता दो। 1-2 के नाम तो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। नाम सुना भी होगा आपने, बिरबल का नाम सुना है, जो कि इनके दरबारी थे। और फिर तानसेन एक बहुत ही फ़ेमस संगीतकार थे। तोडरमल साहब जो कि राजस्व यानी आपके हिसाब-किताब में बहुत फ़ेमस थे। मुल्ला दो प्याज़ा, इस तरह से 9 अलग-अलग रत्न यहाँ पर आपको अकबर के दरबार में देखने को मिल जाएँगे। शिवाजी के दरबार में आपको देखने को मिलेगा अष्टप्रधान, 8 महान लोग। और कृष्णदेव राय के राज में आपको देखने को मिलेगा अष्टदिग्गज। तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा, नवरत्न, अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और संभवतः ये सेकंड लास्ट सवाल है। सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार बोलो। फिजिक्स का एक सवाल है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। बिल्कुल ज़रूरी सवाल है और फैक्चुअल है। मे बी आपको ये 9th क्लास में पढ़ने को था और 9th क्लास का अगर आप बुक देखोगे तो फर्स्ट चैप्टर जो है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो आपको बताना है कि जो घन कोण है, सॉलिड एंगल है। कोण 2 तरह के होते हैं, एक नॉर्मल जो आप देखते हो वृत्तीय कोण, और दूसरा आपका है घन कोण। तो आपको बताना है कि जो घन कोण है उसका मात्रक क्या है। आपके ऑप्शन है रेडियन, अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन को स्क्वायर रेडियन भी बोलते हैं, तो कभी कभी आप देखिएगा अस्टेरेडियन की जगह स्क्वायर रेडियन भी देखने को मिल जाएगा। तीसरा है हाफ रेडियन और फिर आपको नैनो रेडियन। इन चारों में से कौन सा वह जवाब है, कौन से वो ऑप्शन है जो जिससे घन कोण को, सॉलिड एंगल को मापा जाता है। सेकंड लास्ट सवाल है, जवाब जल्दी से दीजिएगा और चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। और आपका सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पर, वो होगा अस्टेरेडियन। अस्टेरेडियन जो है, जिसको स्क्वायर रेडियन भी बोलते हैं, जिसका जो संकेत होता है वो एस आर होता है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि स्टेरेडियन को किससे मापते हैं। हाफ रेडियन जैसा कुछ होता नहीं है। रेडियन से हम लोग वृत्तीय कोण को मापते हैं, जिसको हम लोग 2 पाई से भी दर्शाते हैं। यानी एक रेडियन का जो वैल्यू है वो 180 डिग्री होता है, ये याद रखिएगा। चलिए आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं और यह है आपका 10 लाख रुपयों, सांकेतिक रुपयों का सवाल, आज का आखिरी। बट ऐसे सेशन चलते रहेंगे अगर आपका प्यार कंटिन्यू रहा तो। साथ ही साथ और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे अलग अलग चीज़ों के। तो चलिए फिजिक्स का एक और सवाल है और ये है कि द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट। ये बहुत 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 पूछा जाता है कि जल का जो घनत्व है सबसे ज़्यादा कितने डिग्री तापमान पे होता है। यानी सबसे ज़्यादा जो घनत्व है जल का वो कितने डिग्री पे देखने को मिलेगा, कब जो है जल सबसे ज़्यादा घना होगा। आपके ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपने जवाब देंगे कि जल का घनत्व किस तापमान पे सबसे ज़्यादा होता है, 4 डिग्री, 100 डिग्री, 0 डिग्री या इनमें से कोई नहीं। चलिए समय को समाप्त करता हूँ, आप जल्दी से अपने जवाब दर्ज करते जाएं। आखिरी सवाल है, चलिए समय समाप्त हुआ और इसका सही जवाब होगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री वो तापमान है जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जल जो है सबसे घना पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मतलब भारी होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे जल जो है आपका बर्फ में बदलता है, तो इसको जल का हिमांक कहते हैं। और 0 डिग्री पे ही आपका बर्फ जो है जल में बदलता है, इसीलिए 0 डिग्री को बर्फ का गलनांक बोलते हैं। चीज़ों को समझिएगा, टर्म 0 डिग्री पे पानी जमेगा तो इसको जल का हिमांक बोलेंगे। 0 डिग्री पे बर्फ गलेगा इसीलिए इसको बर्फ का गलनांक बोलेंगे।
100 डिग्री पे पानी भाप में बदलेगा, इसलिए उसका क्वथनांक बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और 4 डिग्री वो टेम्परेचर है जिस पे जल जो है सबसे ज़्यादा घना होता है। तो आज का ये आखिरी सवाल था दोस्तों। अगर सेशन समाप्त हो रहा है, सेशन अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक करते जाएं, साथ ही साथ शेयर करते जाएं, दोस्तों के साथ प्यार बांटते जाएं, और फिर सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे। चलिए, और आज के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच। जय हिंद।